की एमएससी भी हो चुकी है और ये एनसीबीएस में एज जेआरएफ वर्क कर रहे हैं। इनका फ्रांस में सिलेक्शन हो चुका है पीएचडी के लिए। तो आपके पास बेसिकली टाइम होता था कि आप जाके कुछ प्रिलिमिनरी रिसर्च वहाँ पे कर सकते था। तो आई ट्राई टू सर्च के इंडिया में बेटर न्यूरो साइंस कहाँ कहाँ हो सकता है, एंड एनसीबीएस हैज सो मेनी फैकल्टीज हु आर वर्किंग ऑन न्यूरो साइंस। वो नोट्स अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं, मैंने बहुत संभाल के उसको रखा हुआ है। व्हाटएवर इक्विपमेंट यू नेम, इट हैज एवरीथिंग टू वर्क ऑन। टू बी ऑनेस्ट, बहुत टीडियस प्रोसेस है। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फॉरेन यूनिवर्सिटीज व्हिच आई रियलाइज कि ओके दिस इज द पैटर्न दैट दे आर फॉलोइंग, कि इस तरह के क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बायोलॉजी। दोस्तों, मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट जुड़े हैं और वो बहुत पुराने स्टूडेंट है। दानिश इनका नाम है। इन्होंने मेरे साथ जब हम एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे तब इन्होंने की थी। अब इनकी एमएससी भी हो चुकी है और ये एनसीबीएस में एज जेआरएफ वर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये आज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इनका फ्रांस में सिलेक्शन हो चुका है पीएचडी के लिए और आज आप सभी को ये वहीं पे गाइडेंस देने को आए हैं कि किस तरीके से आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दानिश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप हमें बताना चाहेंगे यूनिवर्सिटी का नाम, कहाँ पे आपका एग्जैक्टली सिलेक्शन हुआ है? या थैंक यू मैम। सो मेरा सिलेक्शन जो है वो बोर्दो न्यूरो कैंपस में हुआ है, जो कि बोर्दो यूनिवर्सिटी का ही एक सब डिवीजन है। एंड किस प्रोफेसर के अंदर आप सिलेक्ट हुए हैं? सो बोर्दो न्यूरो कैंपस में जो है वो टीम वाइज डिविजन्स बने हुए हैं। सो मेरा जो टीम है वो डोपामिनर्जिक असेंबली टीम है, जिसमें बेसिकली 2 डिफरेंट पीआईज हैं। सो मेरे जो पीआई हैं उनका नाम फ्रैंकोआ जॉर्जिस है, एंड मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स पे है, कि हाउ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड इट्स सर्किट आर इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग एंड इमोशनल लर्निंग इन रोडेंट मॉडल। तो दानिश, शुरू से शुरू करते हैं बिकॉज बहुत कुछ है आपसे पूछने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाउ वाज योर आईआईटी रुड़की एक्सपीरियंस? बिकॉज आप गैटबी पे सेलेक्ट होके आईआईटी रुड़की पहुंचे थे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि अभी अभी गैटबी का रिजल्ट भी आया है स्टूडेंट्स का, तो वो भी जानना चाहेंगे। ओके सो मेरा बैचलर्स जो था वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था, और मैं आई एम नेटिव ऑफ बनारस ऑल्सो। सो आईआईटी रुड़की वाज द फर्स्ट टाइम जब हम लिटरली घर से बाहर गए थे पहली बार किसी कैंपस में पढ़ने के लिए। बट सिंस इट वाज आईआईटी, सो द एकेडमिया वाज वेरी गुड, और there was a decent labs and the course curriculum, everything was well designed। जो सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं बेसिकली एज अ मास्टर स्टूडेंट आपको जानने के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उस टाइम सिलेबस में थी। आई डोंट नो अभी क्या सिलेबस है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट आईआईटी रुड़की वाज कि उसका एक्सपोजर काफ़ी बेटर था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती थी, पोस्टर सेशंस भी कुछ होते रहते थे बीच में, और इंडिविजुअल लैब्स में आप बेसिकली आपका डिसर्टेशन जब हम करते तो उस टाइम पे डिसर्टेशन जो था वो थर्ड सेमेस्टर में ही शुरू हो जाता था। तो आपके पास बेसिकली टाइम होता था कि आप जाके कुछ प्रिलिमिनरी रिसर्च वहाँ पे कर सकते थे, जिससे आपको बेटर एक्सपोजर मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें आईआईटी का काफ़ी अच्छा था। एंड अपार्ट फ्रॉम एकेडेमिया, द कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी सेफ for everyone, and the location is very good. And if you are involved in sports, literature, society, I mean this any kind of artwork, everything, it has a club of everything. So you can join and you can explore your extracurricular activities also, and yeah, you can have a very good life there, because the campus is in Uttarakhand, so all the hill station are very nearby to that place। तो एकेडमिया के साथ साथ आप बाकी चीजों को भी काफी एंजॉय कर सकते हो इस पर्टिकुलर कैंपस में। दानिश, आईआईटी रुड़की से एनसीपीएस ये कैसे पहुंचे आप? कैसे आपने जेआरएफ एनसीपीएस में ज्वाइन किया? सो फॉर्चुनेटली जब मैंने एमएससी का जब मैं एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहा था, तो क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि ये जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, उस टाइम पे अन अकेडमी के साथ आप जुड़ी हुई थी, कि ये चीज़ों तो कहीं ना कहीं ये सीएसआईआर के लिए प्रिपरेशन हो रही है इनडायरेक्टली। बिकॉज उस टाइम पे हमको लगा नहीं था, तो मैंने अपना जो फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में सीएसआईआर का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, एंड होप फॉर्चुनेटली उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था।
तो बहुत ज्यादा अलग से मेहनत नहीं करनी हुई थी, वही जो एमएससी के टाइम के जो भी चीजें थी, थोड़ा सा एडिशनल अगर उसमें ऐड कर दे तो उससे सीएसआर क्लियर हो गया। तो आईआईटी रुड़की में जो मेरा डिसर्टेशन लैब था, दैट वाज आई मीन एट अ ब्रिज, it was kind of a bridge between the neuro and the ओके। ऑन्कोलॉजी या न्यूरोलॉजी। सो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने ब्रेन पे थोड़ा सा काम करना शुरू किया। तो मैंने पढ़ना शुरू किया फर्स्ट टाइम वहाँ पे, तो आई थॉट कि वाह, ये दिस इज द फील्ड वेयर आई वांट टू गो। तो वो जो पढ़ने से स्टार्ट हुआ, बिकॉज डिसर्टेशन वहाँ पे सेकेंड ईयर आई मीन लास्ट सेमेस्टर में 4 और 5 मंथ के लिए होता है। तो दैट वाज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे लगा कि ये मेरा पर्टिकुलर फील्ड है, बट मैं इस फील्ड के रिसर्च से अभी उतना ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ। तो मुझे पीएचडी से पहले कुछ थोड़ा सा अभी इसका रिसर्च एक्सपीरियंस ज़रूरी है टू नो कि ओके दिस इज द फील्ड वेयर आई वांट टू गो। तो मेरे पास सीएसआईआर था, तो आई ट्राई टू सर्च के इंडिया में बेटर न्यूरो साइंस कहाँ कहाँ हो सकता है, एंड एनसीबीएस हैज सो मेनी फैकल्टीज हु आर वर्किंग ऑन न्यूरो साइंस। सो इसीलिए यहाँ मैंने हिया घोष की लेबोरेटरी ज्वाइन की थी उस टाइम पे, और अभी मैं यहाँ पे आई थिंक 1.5 ईयर हो गया मुझे काम करते हुए, एंड इट इज गोइंग वेरी वेल। This and I'm literally, if I will talk about NCBS, it is the best campus for biology in India. They have a lot of funding. They have a very good infrastructure. Whatever you want to do, you can do. There is no limitation कि आपको अगर ये काम करना है, रिसर्च करना, आप ये नहीं कर सकते हो। You can do whatever you want to do in NCBS. सो दानिश, इसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सबसे पहले तो, कि आपने बोला कि आपका सीएसआर क्लियर हो गया, और जो एमएससी में आपने एमएससी एंट्रेंस के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया था वो नोट्स आपको हेल्प किया और आपने उसमें कुछ एडिशन किया। या वो नोट्स अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं, मैंने बहुत संभाल के उसको रखा हुआ है अच्छे से। सो बेसिकली सीएसआईआर में जो आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंड या एट सम एक्सटेंट जेनेटिक्स, एंड सम पार्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो ये सारे जो पोर्शन थे ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़े थे, आपने भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाया था। तो ये सारी चीज़ें मुझे रटी हुई थी उस टाइम पे, और यही रीज़न था कि ये यही पोर्शन था जिसको मैंने सबसे अच्छे से कवर किया था उस साल के सीएसआईआर में, एंड दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से आई गॉट टफ। एंड फिर मैं अब अगर आपसे एनसीबीएस के बारे में पूछूं, तो आप बोल रहे हो कि एनसीबीएस बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी का ड्रीम कॉलेज है एनसीबीएस, या कोई एनसीबीएस में एडमिशन लेना चाहता है, तो आप उन्हें क्या सजेशन दोगे, या फिर आप उन्हें क्या पॉजिटिव चीजें बता सकते हो एनसीबीएस के बारे में? कुछ पॉइंट्स, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनसीबीएस की अगर आप फैकल्टी लिस्ट खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि वो जो टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। सो कोई एक से ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ लोग न्यूरो पे काम कर रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं। दे हैव डिफरेंट, इकोलॉजी पे है, वाइल्ड लाइफ का अलग है, पीपल आर वर्किंग ऑन इम्यूनोलॉजी, and apart from that biochemistry, protein lab, everything is there. So you have a huge variety. And the best thing and one of the best thing about NCBS is, since all of these are biological labs, these are no division for physics or anything else, so you get to know a lot about other works also. कि आप जब let's say कि if I am struggling with something, there are so many people who can help me with my research. So this is the best thing जो कि NCBS में इतनी ज़्यादा फैकल्टी एंड इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होने की वजह से हो सकते हैं। This is the one thing, and as I told कि NCBS has whatever equipment you name, it has everything to work on. And I want to mention everything they have in a working condition, and that is very important. Okay. सिर्फ मशीन है बट वो काम नहीं कर रही है, तो I have seen this many places. Everything is functional, and you don't have to struggle with living and all of that. They have a very good hostels if you want to live, stay there. And apart from that, the food is very cheap. All the food is subsidized, and compared to other colleges, the food is very good here in NCBS. And the other thing is that there is no hierarchical system in NCBS. We used to call, when I joined, I used to call my supervisor by their, by ma'am or sir, my senior
my bhaiya, ma'am, sir, everyone was like, call me by name, by my name. So ओके। we used to call our professor by her name because we हाँ, हाँ। cannot call them sir because it creates a hierarchy here. ओके, So नाइस। this is the kind of mentality that NCBS has right now. And हुँ, apart from that, we have different clubs also. Like in neuro, all the neuro faculties, they have decided to put a neurobiology journal club where every week some person present some work, some research, and we have roundtable discussions also. So हुँ, this all thing brings something more for your understanding. हुँ। ओके। एंड मैंने एनसीबीएस के बारे में बहुत सारी बातें कर ली और मुझे लग रहा है उसके लिए भी हमें एक इंटरव्यू करना पड़ेगा एनसीबीएस से रिलेटेड। बट अभी हमें जानना पड़ेगा कि एनसीबीएस से फ्रांस कैसे डिसाइड किया, क्या रीजन था, इसके बारे में भी जानना चाहूंगी दानिश। ओके ओके। सो एनसी जब यहाँ पे मैंने काम अपना करना शुरू किया, तो आई जब पढ़ना मैंने शुरू किया तो मुझे अपना फील्ड समझ में आया कि दिस इज द पर्टिकुलर फील्ड जहाँ मुझे जाना है। तो उस जब वो फील्ड समझ में आया तो फिर मैंने उसमें आई डिसाइडेड कि चलो इसको खोजते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फैकल्टीज है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रही हैं। सो आई डिसाइडेड एंड आई स्टार्टेड टू फाइंड आउट कि ओके ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे क्या चल रहा है कहाँ पे। बिकॉज इनिशियली आई वाज नॉट वेरी श्योर कि एम आई वर्थ गोइंग टू अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। बिकॉज मेरा कंसर्न तो अलग था। आई वाज लाइक कि यार मेरी इंग्लिश ही अच्छी इतनी अच्छी नहीं है तो कैसे होगा पहले। अब फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग, द साइंस पार्ट. That is fine. So, but initially there were some friends, some senior who said, "Oh, why do you care so much about English? You will eventually learn it. तुम अपने science पे focus करो and go for it." So there were so many seniors who guided me through this process. There were some friends. So apart from me, one of my lab mate, my friend is also going to the same place. So we both secured the position at Bordhi Neura campus. Yeah. तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि इंग्लिश अगर इतनी स्मूथ नहीं भी है तो भी हम अब्रॉड जा सकते हैं। साइंस पे फोकस करो, इंग्लिश सीख लेंगे। दैट वाज रियली नाइस Yeah. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि यार इंग्लिश अच्छी नहीं है, कहाँ ही हम जा पाएंगे। सो दैट्स रियली नाइस दानिश। तो आप मुझे प्रोसीजर बताओ, आपने कैसे सोचा, कितना टाइम लगा ये सब करने में, फैकल्टी को अप्रोच किया था या क्या किया था, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे, हाउ एग्जैक्टली द प्रोसीजर वाज? ठीक है। सो बेसिकली मैंने जो एप्लीकेशंस भरे थे वो सारे यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के थे। सो आई कैन नॉट टेल अबाउट द यूएस थिंग। सो यूरोपियन सिस्टम में दो तरीके हैं जिससे आप एंट्री ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में। एक तो है कि आप डायरेक्टली किसी सुपरवाइजर को अप्रोच कर सकते हैं। यू कैन गो टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट और वहाँ पे उनकी लैब को आप खोज सकते हैं। कई प्रोफेसर्स की वेबसाइट पे ऑलरेडी एक सेक्शन होता है कि आई मीन पोजीशन अवेलेबिलिटी। तो वहाँ वो लिखते हैं कि वी हैव वन अवेलेबिलिटी टू रिसर्च वट जो भी है। नहीं होती तो मना कर देते हैं कि नहीं है फैकल्टी। दिस इज द फर्स्ट वे। तो यू कैन राइट इट टू देम के and what will you write, that's very important. So basically when you are contacting a supervisor, we call it as cold emails, through cold emails. So basically you have to send your CV and a cover letter. People call it motivational letter also. So basically if you have a CV, so just try to be precise. Just don't load your CV with everything that you have done. So there were some students who just took, take their CV and they came to me and they were like कि भैया एक बार CV देख लो ना इसमें क्या है। So I'm just giving an example. Let's say कि अगर if you are writing के मुझे वेस्टर्न ब्लॉटिंग आता है, अपने स्किल्स में लिखा वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो कुछ स्टूडेंट्स है जिसने लिखा कि प्रोटीन प्यूरिफिकेशन एंड देन स्टेनिंग and फिर western blotting, and I was like, bro, if you can write western blotting, protein purification is always there. You don't have to write it. So you have to be very precise. You don't have to overload the CV because if your CV is too long, nobody is going to pay attention. So the standard CV pattern is कि first you write your area of interest. What is area of interest? Your education,
basically your higher and education, your key subjects, and the most important thing is ki what are your research experience. So I wrote ki okay, this is the place where I'm working as a JRF, okay, and there I wrote कि okay, I am working on ciliary protein, and my ultimate goal is to understand the molecular how molecular alterations can alter your circuit level function. So when you write in the CV, don't just focus on your techniques. Ki I have learned this, I have learned this, I have learned this. Focus on the question that you want to answer. This is the most important thing that my senior has told me to put on. So after that, you can write a separate section for your skills and techniques that you know. And if you have, let's say, if you have done things just for one time during your MSc practical, don't write it. You don't know. You just have done this particular thing one time. Just write those things which you know ki how people does that. So this is a standard CV pattern that you can follow. And apart from that, you need a cover letter. This is the most important thing in any application. Almost every university, every professor asks for this. So cover letter is basically ki there you can tell about your work experience, how did you develop your interest, and what did you do in your past, and how my lab is suitable for your career and for myself. सो बेसिकली जो मैंने जैसे सीवी जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरी जो पहली सॉरी सीवी नहीं कवर लेटर जब मैंने पहले शुरू किया था लिखना तो मेरा जो पहला कवर लेटर था और जो मेरा लास्ट कवर लेटर है उसमें जमीन आसमान का फर्क है बिकॉज जब आप उसको चीज को एप्लीकेशन भरते जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि अब क्या क्या इसमें और बेटर हो सकता है बेटर हो सकता है तो एक स्टैंडर्ड कवर लेटर में 4 to 5 पैराग्राफ होते हैं सो फर्स्ट पैरा यूजुअली होता है कि जिसमें आप अपना न्यूरोसाइंस का इंटरेस्ट बताते हैं कि आपने न्यूरोसाइंस में लेट्स से व्हाट वाज द सब्जेक्ट कि मैंने लिखा था कि न्यूरोसाइंस का इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप हुआ ओके एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो उसके बाद आपने क्या किया तो आई डिड मेंशन माय मास्टर वर्क कि मैंने मास्टर्स में ये किया और पहली बार मेरा ब्रेन रिसर्च से एक्सपोजर हुआ उसके बाद पढ़ने के बाद मेरी क्यूरियोसिटी जगी थोड़ी सी क्योंकि बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं था तो फ्रॉम दैट आई डिसाइडेड टू जॉइन एज अ JRF here now while working on this JRF I will explain a little bit about my work and what was the question and what did I do okay we cannot disclose the result because it's unethical but you can tell what were the question that you were trying to reach and after that how all of this question is linking to the person to the work of the person where you are applying so every para has to be connected so one of my senior from University of Edinburgh has told me this ki when you are writing a cover letter just make sure ki every para is connected to the previous one nothing should feel like okay these are now here are the things that is breaking basically so this is how you can write a cover letter and you can send those professor emails and usually एक बार में रिप्लाई कभी नहीं आता है तो आपको 3-4-5 दिन के बाद 1-2 रिमाइंडर डालने होते हैं ओके एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत टीडियस प्रोसेस है इसमें बहुत पेशेंस चाहिए लेट्स से अगर आपने 20 जगह मेल डाले हैं 5 जगह से रिप्लाई आएगा जिसमें से 3 बोलेंगे कि वी डोंट हैव पोजीशंस उसमें से 2 बोलेंगे कि ओके वी हैव पोजीशंस और बेसिकली उसके बाद वो अगर इंटरव्यू लेना हो तो इंटरव्यू वो ले लेते हैं एंड द इंटरव्यू पैटर्न जो जितनी भी जगह मुझे 5-6 जगह से नहीं 4 जगह से इंटरव्यू कॉल आए एंड उनमें सबका ये था कि यू हैव टू प्रेजेंट योर वर्क so you have to prepare a PPT of your work whatever your work and you have to present your work now the best part of this foreign universities which I felt ki when you present something they are going to ask everything from that thing they are not going to ask some random questions and so and another thing is कि जैसे MSc के टाइम पे या मैंने जो भी इंटरव्यूज दिए थे बेसिकली इंडिया में how it is different
कि इंडिया में मैंने जब जो इंटरव्यू दिया था तो यहाँ के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा टेक्निक ओरिएंटेड और मेमोरी बेस्ड थे जो हमसे पूछे गए थे उस टाइम पे, कि ये फला, ये इस पाथवे का एक जीन है, इसका नाम बताओ यहाँ से, ये क्या हाँ है, हाँ या तो इस पर्टिकुलर टेक्निक्स के बारे में तुम कितना डीप जा सकती हो। बट फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं था। वो वो बस ये देखना चाह रहे थे कि तुम्हें साइंस कितना आता है इसके पीछे का। तो ओके। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो था वो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का था। सो फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैंने उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने वही किया जो हम जिसके लिए हम लोग मतलब बचपन से वो सिखाया गया है। एवरीथिंग आई फोकस्ड ऑन टेक्निक एंड आई वाज लाइक कि जब वाइवा हुआ, आई मीन जब इंटरव्यू हुआ तो दे वर आस्किंग सच नाइस क्वेश्चंस, बट मेरे पास उसको बताने के लिए था नहीं क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर विद दैट क्वेश्चन। हम्म। So after that I realized कि okay this is the pattern that they are following, कि इस तरह के क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर हम एक दो क्वेश्चंस भी आपको बताएं, सो देयर वाज अ प्रोजेक्ट ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो द लेडी जस्ट आस्क्ड कि ऑटिज्म में मॉलिक्यूलर ऑल्टरेशंस भी होते हैं और सर्किट लेवल ऑल्टरेशंस भी होते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन? हम्म So look how this is the type of questions that they were asking. Now here you don't have to remember all those. You just have to apply your brain and what can you think as a एक्सपेरिमेंटल केस। science thingy. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे, अनदर क्वेश्चन जो बर्दू मैम से पूछा था वो सीधे सीधे पूछता है कि ओके कि यू नो एक एलिवेटेड प्लस टेस्ट होता है एंजाइटी के लिए माउस में। तो उसने सीधे सीधे पूछा कि एलिवेटेड ओके, एक माइस को तुम उठा के रख दो ईपीएम पे उसके, अब हाँ बता दो हमको बस कि ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है, ये कैसे ये सिस्टम काम करेगा, हाँ हाँ। हमको बस इतना बता दो, समझा दो, यू हैव। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज पूछती हैं, बेसिकली हम्म। मेजोरिटी होते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन तीन चार जगह पे हम कभी एनकाउंटर नहीं किए जिसमें हमको ये लगा हो कि ये चीज हमको याद नहीं है, ओके। इसकी वजह से हम नहीं बता पा रहे। अगर हम नहीं बता पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ कि उस कॉन्सेप्ट से हम उतना अवेयर नहीं, उस साइंस, उस पर्टिकुलर साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट से। तो ओवर द टाइम आई थिंक दिस वाज माय फोर्थ इंटरव्यू, so I rejected from three place after interview, and so this was the fourth you know place कि जहाँ पे हम उसी माइंडसेट के साथ अपना प्रिपरेशन करके गए थे कि अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम नहीं जा रहे हैं कुछ टेक्निक पढ़ने, कुछ नहीं, ना मैंने पढ़ा ना उन्होंने पूछा। एवरीथिंग वाज सो साइंस एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड। यू कैन थिंक ऑफ, आपको याद नहीं करना है, आप उसमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आप कहाँ तक क्या सोच के बोल पा रहे हैं, उसका कोई सही या गलत जवाब नहीं हो, वो ओपिनियन बेस्ड थिंग थी उसमें। डेफिनेटली। या सो दानिश, अगर मैं तुमसे पूछूं कितने कवर लेटर लिखे थे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं चेक ही कर रहा था उस चीज को, तो मेरे अभी के जो कवर लेटर्स थे वो 36 थे अरे बाप रे। टोटल। ओके। हाँ, तो 36 थे जिसमें से हमको लगता है कि करीब 25 में तो ईमेल का जवाब भी नहीं आता है। ओके। तो यूके की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये बेटर था कि उनमें प्रोफेसर रिप्लाई करते हैं, वो सीधे बोल देते हैं कि वी डोंट हैव पोजीशन एंड ऑल ऑफ दैट। बाकी जगहों पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। एंड देयर इज अ वेबसाइट, इट्स कॉल्ड FENS, FENS, फेडरेशन ऑफ यूरोपियन न्यूरोसाइंटिस्ट। सो इसमें ना जॉब मार्केट का एक सेक्शन है जहाँ पे यूरोप की जो भी PhD वैकेंसीज होती है, PhD पोस्ट डॉक एनीथिंग, वहाँ पे वो पब्लिश होती है। ओके। तो आप वो बस पर्टिकुलर न्यूरो साइंस के लिए है कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट द अदर सेक्शंस। तो वहाँ से वो काफी हेल्पफुल था। तो वहाँ पे जो भी यूरोप की वैकेंसीज आती थी वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कैसा है, क्या है, कैसा लैब है, और वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो सारा वहीं पे लिखा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड ये तो कोल्ड ईमेल का थ्रू था। इसके बाद यूनिवर्सिटीज अपना प्रोग्राम भी लॉन्च करती है। जैसे अभी मेरा जो प्रोग्राम था वो इंटरनेशनल PhD प्रोग्राम था बोर्दू न्यूरो कैंपस का। सो द चांसेस ऑफ गेटिंग इन अ प्रोग्राम इज मच हायर देन बाय द कोल्ड ईमेल।
बिकॉज कोल्ड ईमेल्स जब आप करते हैं तो वहाँ पे सिंगल वैकेंसी होती है और प्रोग्राम्स में मल्टीपल वैकेंसीज होती है, तो यहाँ ओके। चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोल्ड ईमेल्स में बेसिकली फंडिंग का इशू आता है। सो देयर वर सम कॉलेजेस जहाँ पे प्रोफेसर्स एग्रीड टू टेक मी, बट देयर वाज इशू ऑफ फंडिंग। तो ओके। आपको, ये मेरे केस में थोड़ा सा लेट हो गया, बट जो लोग अगर 2027 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारी जो फंडिंग सोर्सेज, एक्सटर्नल फंडिंग सोर्सेज, वो यूजुअली सितंबर टू दिसंबर के बीच में ओपन होती है। हम्म। लाइक यूके की यूनिवर्सिटीज हो, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज हो, लाइक योर मैरी क्यूरी फेलोशिप है, या ऑक्सफोर्ड की रोड्स फेलोशिप है। ये बहुत सारे एक्सटर्नल फेलोशिप हैं जो कि नेक्स्ट साइकिल के लिए इसी मंथ में ओपन होती है। तो ओके। अगर आप इनमें से किसी भी फेलोशिप को सिक्योर करते हैं तो आपकी चांसेस बहुत ड्रास्टिकली बढ़ते हैं सिलेक्शन के। या और उसके अलावा एज आई टोल्ड कि यूनिवर्सिटीज के जो प्रोग्राम होते हैं, ट्राई टू फाइंड दैट सबसे बेटर, सबसे ज्यादा चांसेस वही होते हैं, आई मीन वहीं पे होते हैं सेलेक्ट होने के। बिकॉज वो क्या कर, जो भी प्रोग्राम होते हैं वो फुली फंडेड होते हैं। मेरा भी जो प्रोग्राम है दैट इज फुली फंडेड, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फंडिंग सिचुएशन देयर। सो दानिश, ये जो फेलोशिप्स हैं जो आप बता रहे हो, इसके बारे में स्टूडेंट्स को पता कैसे चलेगा? ओह, नाउ इट्स क्या है, चैट जीपीटी। ओके। ठीक है ना, जस्ट चैट जीपीटी विल टेल यू एवरीथिंग। जस्ट राइट कि व्हाट आर द डिफरेंट फेलोशिप opening for UK for international तो student. यूज ये एआई फॉर Yeah, दैट। ओके। use AI for that. एंड दानिश, आपने मतलब ये पूरे प्रोसीजर में, क्योंकि आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया सब किया, तो इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में कितने टाइम लगा आपको? हाँ, that's a good question. So मैंने अप्लाई करना शुरू किया था दिसंबर लास्ट से, दिसंबर 2025 बेसिकली। से। हाँ, ओके। 2025, अभी 26 चल रहा है ना। हाँ। हाँ। सो बेसिकली मेरा टारगेट था कि मुझे इस वाले सेशन में चाहिए, जो हाँ। सेशन या तो सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है या तो जनवरी फरवरी से। तो सितंबर अक्टूबर से जो भी सेशन शुरू होते हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटीज के, वो उनके एप्लीकेशन आपके ये जनवरी फेब मार्च इसी टाइम पे आते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया था। तो जिन लोगों को भी अप्लाई करना है, थोड़ा टाइम लेके शुरू करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग प्रोसेस। बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे। डिप्रेशन में नहीं मोटिवेट जाना है, रहना, बट डिप्रेस यू मत विल होना। फील लाइक गोइंग इनटू डिप्रेशन कि दे आर रिजेक्टिंग, दे आर रिजेक्टिंग। हाँ। तो बोर्डू के साथ साथ ही मैंने बहुत सारे भरे हुए थे, उसका सिलेक्शन आ गया। अभी भी मेल्स आ रहे हैं हमको, सॉरी वी डोंट हैव पोजीशन, वी कैन नॉट ऑफर यू, अभी तक आया जा रहा है। लाइक हाउ डज इट मैटर नाउ? सही बात है। सो ओके, सो दानिश, आप स्टूडेंट्स को कह रहे हो कि एक तो प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस करो, प्रोग्राम में जाने के ज्यादा चांसेस है आपके, राइट? सो एक बार अगर आप सेलेक्ट हो गए, देन व्हाट्स द प्रोसीजर? अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है? बिकॉज यू हैव वीजा एंड ऑल, बहुत सारी चीजें होती है, तो व्हाट्स द प्रोसीजर इन दैट केस? ओके, सो यूरोपियन कंट्रीज में वीजा कंपैरेटिवली इजीली मिल जाता है अगर आप यूएस से कंपेयर करें तो। अगर आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो भी वहाँ का रिसर्च, इंटरनेशनल रिसर्च डिवीजन होता है उस यूनिवर्सिटीज का, वो सीधे आपसे कांटेक्ट करता है। मेरे पर्टिकुलर केस में हमको बस एक होस्टिंग एग्रीमेंट चाहिए, जो कि वो खुद यूनिवर्सिटी हमको प्रोवाइड करा देता है। कि ओके, उसमें आपका बेसिकली लिखा होता है सिंपली कि दिस इज अ स्टूडेंट जिसको हम बुला रहे हैं, एंड आई एम पेइंग दिस पर्सन दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ, वो लिखा हुआ होता है उनका। वीजा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो यही पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट जो है वो मांगता है आपसे। इसके अलावा जो भी वीजा के जो स्टैंडर्ड चीजें चाहिए होती हैं, दैट यू शुड हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक। इनिशियली अगर आपने अकोमोडेशन नहीं लिया है अभी तक, तो इनिशियली आपका जो भी 2-3 हफ्ते के लिए मे बी यू कैन बुक एन एयरबीएनबी और समथिंग। बट उनको बस यही देखना है कि आप फ्रांस में जा रहे हो तो रोड पे नहीं रहने वाले हो, कहीं तो रहोगे, और आपके पास इतना पैसा है कि जब तक सैलरी नहीं मिल रही है तो आप खुद का खर्च देख सकते हो। ओके। जो फुल्ली फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं उनमें सबसे बेटर थिंग यही होती है कि उसमें आपको वो लोग लिख के दे देते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पर्सन को इतना नहीं, इतना सैलरी हम दे रहे हैं। तो जो वीजा अथॉरिटी होती है वो भी कन्विंस होती है कि ओके, दिस पर्सन विल हैव मनी, इनको होस्ट इंस्टीट्यूट भी पता है, तो यूजुअली वीजा मिल जाता है। और वीजा इन सब के मामले में यूनिवर्सिटी जो है वो काफी कोऑपरेटिव है, वो सारा डिटेल में बताती है, डॉक्यूमेंट सारा भेजती है
और इफ नेसेसरी वो आपके साथ वीडियो चैट भी कर सकती है आपको चीज़ें समझाने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अकोमोडेशन का इशू आता है सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं जाओ, तो उसके लिए भी इनके यहाँ आई मीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आई मीन गवर्नमेंट लिंक्ड है, बट वो हेल्प करती है आपको अकोमोडेशन ढूंढने में एट अ डिसेंट प्राइस। तो यार सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। एंड दानिश, अगर मैं फेलोशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, आई वोंट आस्क द एग्जैक्ट फेलोशिप, बट इंडिया में जो फेलोशिप मिलती है हमें 37,000 42,000 रुपीज उसमें, और वहां पे जो मिल रही है डेफिनेटली वहां पे खर्चा भी बहुत ज्यादा है, बट कितना डिफरेंस होता है? मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता सकता हूँ मैम, इट्स ओके। फाइन। सो फ्रांस में फेलोशिप जो है वो आपका, जैसे इंडिया में इट इज टैक्स फ्री, बट फ्रांस में वी विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज। तो हमारा वो टैक्स के अंदर आता है वो पर्टिकुलर फेलोशिप। तो करेंटली दे आर ऑफरिंग 2500 यूरोज एज ए ग्रॉस सैलरी। सो बेसिकली ये जितना भी है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा एंड जो भी टैक्सेस वगैरह कटने हैं वो कट के अप्रोक्सीमेटली वही 2000 यूरोज जो है वो आएंगे मंथली। एंड ये फेलोशिप जो डिपेंड करती है, ये सिटी टू सिटी डिपेंड करती है। अगर लेट्स से कि अगर कोई बंदा न्यूयॉर्क जा रहा है पढ़ने, तो वहां पे न्यूयॉर्क में फेलोशिप उसकी वहां पे आपको इंडियन रुपीज में 4 लाख समथिंग पड़ेगी। और यहाँ पे अगर यूरोज को आप कन्वर्ट करेंगे तो वही 2,15,000 के करीब में पड़ेगी। तो डिपेंडिंग ऑन की सिटी कितनी ज्यादा खर्चीली उस हिसाब से आपको मिलता है। एंड मैंने वहाँ के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी गुड अमाउंट, इतने में सब कुछ आसानी से हो जाता है, यू विल लिव अ वेरी डिसेंट लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पूछना चाहूंगी बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा अभी एट दिस पॉइंट, फॉर एग्जांपल नो रिसर्च एक्सपीरियंस नथिंग, एमएससी भी ठीक ठाक कॉलेज से की है, सो व्हाट दे शुड डू नाउ इफ दे वांट टू, लाइक उनका शौर है कि उन्हें अब्रॉड से पीएचडी करनी है, सपना है उनका, बट नहीं हो पा रहा है, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, सो व्हाट दे शुड डू एट द पॉइंट? ओके, सो रिसर्च एक्सपीरियंस होने का मतलब ये मतलब एग्जैक्टली नहीं कि आपके पास इतना रिसर्च हो कि आपके पास उसका एक पेपर आ जाए। यू नो मतलब पर्सनली अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो दैट्स +1, ऑलवेज इट्स +1, इसमें कोई राय नहीं है। बट अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी से कॉल नहीं आने वाला है। दे विल चेक योर साइंस। आई डो नॉट हैव एनी पब्लिकेशन टिल नाउ, बट उसके बाद भी हमको बहुत जगह से आई मीन इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। तो एक बार जब इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया देन इंटरव्यूज मैटर। पीछे क्या फॉर्म में भरा था, क्या लिखा था, उन सबसे अब कोई लेना देना नहीं है। वो प्राइमरी स्क्रीनिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, अब वो इंटरव्यू डिसाइड करेगा तुम्हारा सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। So without publication, I got interview call from University of Edinburgh and from Alicante, Spain. So much very good universities. So it's not mandatory. So अगर आपके पास इतना रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है और आपने अगर डिसाइड किया है ड्यूरिंग एमएससी कि आपको पीएचडी करना है, इसका मतलब ये है कि आप ड्यूरिंग योर एमएससी डिसर्टेशन तो हर जगह होता है, तो जितना बेटर हो सकता है उस डिसर्टेशन को करिए। आप लेट्स से कि आप उसमें बहुत ज्यादा टेक्निक नहीं यूज कर रही है, मत करिए उतनी टेक्निक यूज, बट जो भी टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको यूज करके बस इतना जानने की कोशिश करिए कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, व्हाट इज योर क्वेश्चन एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू आंसर। एज ए टोल्ड कि टेक्निक ओरिएंटेड माइंडसेट रखना अभी मुझे लगता है कि उतना बेटर नहीं है इंटरव्यूज के लिए। साइंस ओरिएंटेड माइंड आप रखिए, जितना हो सकता है पढ़िए, लोगों से बातें करिए जो कि बहुत जरूरी है रिसर्च में, उनका ओपिनियन लीजिए। सो मेरे साथ में अभी जैसे कुछ लोग और भी हैं जिनका उतना आई मीन रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, जो डायरेक्ट एमएससी से ही आए हुए हैं, ओके बट उनके भी सिलेक्शंस हुए हैं ओके बिकॉज उन्होंने एमएससी में जो भी थोड़ा सा भी काम किया है उन्होंने उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, जो क्वेश्चंस थे, जो उसके आंसर्स थे, कि दे न्यू व्हाट दे हैड डन एंड दैट इज इनफ फॉर देम। they were confident enough about their research और वो अपनी साइंस से रिलेटेड कॉन्फिडेंट थे, so that what matters. Yeah, that what matter. So दानिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि स्टूडेंट को इस इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस इंटरव्यू से, एंड बहुत अच्छे से आपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, कब ज्वाइन करना है आपको फ्रांस में, कब जा रहे हो आप? Okay, so my joining date is from October 1st. ओके So मैं सितंबर लास्ट वीक में ही
आई मीन चला जाऊंगा फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन। एंड टाइम है मैम, जूम मीटिंग में आई थिंक देयर इज अ टाइम लिमिट। सॉरी। सो कैन आई ऐड वन पॉइंट, आई हाँ थिंक हाँ इट्स हाँ, बोलिए ना। इम्पोर्टेंट। So when I was trying to find a position, so हम्म। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो आप जब क्यूएस रैंकिंग खोलते हैं तो आपको ऊपर से ऐसे चमकती हुई सुंदर सुंदर यूनिवर्सिटियां दिखती हैं लाइन से, ओके। एंड दूसरा चीज है कि आपने जब एक टॉपिक डिसाइड किया है तो आई वुड सजेस्ट कि गो एंड फाइंड अ लैब, गुड हम्म। लैब। वो कहाँ है वो सेकंड, पहले वो सेकंड पोजीशन पे रखना है। पहले ये ढूंढ लो कि वो लैब, आपका जो भी इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर लैब कैसा है, क्योंकि बहुत सारी टीयर टू यूनिवर्सिटीज हैं जिनका क्यूएस रैंकिंग ओवरऑल उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज क्यूएस रैंकिंग के पैरामीटर्स भी डिफरेंट है। बट उनपे जो कुछ कुछ ऐसे ऐसे लैब्स हैं जिनका आउटपुट बहुत अच्छा है, हम्म। यू नो दे आर डूइंग वेरी गुड रिसर्च, और उनके पब्लिकेशंस भी बहुत अच्छे हैं, हाई इम्पैक्ट जर्नल में हैं। तो आप जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप एक अच्छा, या तो ब्रांड यूनिवर्सिटीज में अगर अच्छी लैब मिल जाए तो सबसे अच्छा। बट अगर मतलब डोंट रन ओनली फॉर द ब्रांड यूनिवर्सिटीज, go and look for some good lab that is producing, I mean, it's producing good output from that. That is more important point, one more important point. सो दानिश, बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड आई थिंक स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इनपुट मिले होंगे, एंड जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिस अस, हमें मिस करना, यूट्यूब पे देखते रहना बंसल बायोलॉजी को, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि बहुत अच्छी लाइफ वहां पे आपकी। Thank you, ma'am. Thank you so much. विश यू द वेरी बेस्ट। Okay, okay. Thank you, बाय ma'am. बाय दानिश, बाय बाय, थैंक यू। Bye, bye, ma'am.